Hi guys, welcome to Literaturer. In today's video, we are going to cover the most phenomenal work of Theatre of Absurd, that is none other than Waiting for Godot, written by Samuel Beckett. In this video, we are going to dive deep into characterization, theme, and brief summary. So watch the video full and comment down below which video do you want next. Without wasting any time, let us quickly begin with Waiting for Godot by Samuel Beckett. Hi guys, welcome to Literaturer. This is Shubhangi, and today we are going to see major work by Nobel laureate Samuel Beckett, who was awarded Nobel Prize in Literature in the year 1969, and he has written this phenomenal work of Theatre of Absurd, that is Waiting for Godot, which was first premiered in Paris in the year 1953 in its original language, French. So let us dive deep into this work and understand all that Beckett has to offer us. This work deals with the theme of existentialism, क्योंकि ये एक वर्क है एब्सर्डिस्ट ड्रामा का, इसलिए इसमें थीम एग्जिस्टेंशियलिज्म का आपको सबसे प्राइमरी मिलेगा. देन आपको ह्यूमन सफरिंग, नेचर ऑफ होप और थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जितने भी मेजर थीम होते हैं, जैसे कि मीनिंगलेसनेस, नॉनसेंसिकल एंड रिपीटेटिव डायलॉग्स, काफी एक्स्ट्रा नरेशन एंड लेस एक्शन ये आपको देखने को मिलेगा. इलॉजिकल एंड बेसलेस बिजार प्लॉट आपको देखने को मिलेगा. एग्जिस्टेंशियल थीम और फ्यूटिलिटी, आइसोलेशन, केओटिक वर्ल्ड, ये सारी चीजों के बारे में आपको इस वर्क में काफी अच्छे से डेप्थ में देखने को मिलेगा. मूविंग अहेड, हम इस वर्क को डिटेल में समझेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा टू एनालाइज एनी वर्क ऑफ एब्सर्ड. सो एक्ट 1 बिगिंस, जहां पे हम देखते हैं कि एंडलेस वेट यहाँ पे हमको ऑफर किया जा रहा है. इस पूरे वर्क में आपको देखने को मिलेगा कि वेट जो है वो वही आपका मेजर फोकस है. यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे आपके 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है व्लादिमीर और एक है एस्ट्रागॉन. ये दोनों जो हैं काफी शैबी से कैरेक्टर हैं, जो कि एक बेरन ट्री, जो लीफलेस ट्री है, उसके नीचे इन लोग बैठे होते हैं एक काफी लोनली से रोड में. और ये दोनों होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि ये दोनों के जो टॉक्स हैं काफी नॉनसेंस टॉक्स कैरी ऑन हो रहे होते हैं. पूरे वर्क में हम देखेंगे कि इन दोनों में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्शन, मूवमेंट, ये सब हमको ज्यादा देखने को नहीं मिलता है. वी फाइंड देम बोथ टॉकिंग. व्लादिमीर, जिसका निकनेम है दीदी, और एस्ट्रागॉन, जिनका निकनेम है गोगो, ये दोनों एक रिपीटेटिव नॉनसेंसिकल डायलॉग में इंडल्ज्ड रहते हैं एंड दे आर बोथ वेटिंग फॉर गोदो. वी फाइंड कि एस्ट्रागॉन को तो शायद याद भी नहीं है कि वो उसका पर्पस क्या है, वो क्यों इस लीफलेस ट्री के नीचे बैठा हुआ है, उसे खुद आइडिया नहीं है. उसे बार बार व्लादिमीर याद दिलाता है. वी फाइंड एस्ट्रागॉन एंगेज्ड इन अ पेन. वो एक पेन में होता है कि उसका जो बूट है वो पैर में फंस गया है. वो अपने बूट को, अपने शूज को अपने पैर से निकालना चाहता है, लेकिन वो उस एक्टिविटी में इतना इंडल्ज्ड होता है कि वो बार बार अपने आप को हर्ट कर लेता है. ही डजंट रिमेम्बर एनीथिंग, कि उसने लास्ट नाइट कैसे स्पेंड किया था, वो कहाँ था, वो क्या कर रहा था, उसे ये सब याद नहीं होता है. बट ही रिमेम्बर्स दैट ही हैज अ पेन इन हिज बॉडी. मे बी ही वॉज बीटन, मे बी ही वॉज हर्ट, मे बी वो उसने कुछ किया, उसके कारण उसे मार पड़ी, ऐसा कुछ शायद हुआ है. इनके कॉन्वर्जेशन से ये बात हमें समझ में आती है. सो वी फाइंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम कि मेमोरी हमको यहाँ पे समझ में आ रही है कि ह्यूमन मेमोरी कितनी फ्रेजाइल होती है. हम नॉन इम्पॉर्टेंट एक्शंस को कितने जल्दी हम फॉरगेट कर जाते हैं, हम कितने जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं. ये आपको थीम देखने को मिलेगा. फेडिंग मेमोरी, फिजिकल एलिमेंट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे. वी ऑल्सो फाइंड कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कितना फ्रेजाइल है, कितना ज्यादा स्ट्रगल है मीनिंग के लिए. हम हमेशा सोचते हैं कि नहीं, हम तो बेटर लाइफ लीड कर रहे हैं, हम तो काफी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, हमारे थॉट बहुत अच्छे हैं, बट डीप डाउन वी आर ऑल वेरी इलॉजिकल. डीप डाउन वी आर ऑल वेरी नॉनसेंस इन अवर एक्चुअल थॉट. मूविंग अहेड, वी फाइंड लकी एंड पोजो एंटरिंग हियर. पोजो जो है वो एक टेरेनिकल कैरेक्टर है यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा शासन कर रहे होते हैं और उन्होंने लकी को अपना स्लेव बना के रखा है. वो शायद एक फेयर में जा रहे हैं, एक जगह पे लकी को बेचने जा रहे हैं.
जहां पे उनको लकी के लिए सही प्राइस मिलेगी तो वो उसे बेच देंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि लकी अपने शोल्डर से जो बैग और सब चीजों को वो कैरी करके रखा है, वो उस बर्डन को नहीं छोड़ना चाहता है, वो अपने मास्टर को इम्प्रेस कर रहा है, ऐसा पोजो बताते हैं कि लकी बहुत सारे बैग्स कैरी करके रखा हुआ है और वो उस बैग्स को नीचे नहीं रख रहा है ताकि वो पोजो को इम्प्रेस कर सके और पोजो उसे ना बेचे। वी फाइंड काफी डिस्टर्बिंग थीम ये हमको देखने को मिलता है, जहां पे लकी जो है वो स्लेव बन करके कितना टॉर्चर सह रहा होता है और कितना ज्यादा वो परेशान है, लेकिन फिर भी वो अपने परेशानी में कुछ भी नहीं कर रहा है। इसीलिए इस जगह पे हमें पावर डायनामिक्स देखने को मिलते हैं, ह्यूमन डिग्रेडेशन देखने को मिलता है कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा है। मूविंग अहेड वी फाइंड a boy who had come to deliver the message that Godo will not arrive tonight, but he promises his appearance tomorrow. So जैसे ही हम इस बात को सुनते हैं, वी एज ऑडियंस फील वेरी शैटर्ड। हमारी जो होप है, हम एक्ट वन के फर्स्ट डायलॉग से हम वेट कर रहे हैं कि अब गोदो आएंगे, अब गोदो आएंगे, लेकिन फाइनली बॉय आता है मैसेंजर और वो हमें बताता है कि गोदो आज नहीं आएंगे, विच कीप्स अस इन अ साइकिल ऑफ एंटिसिपेशन कि क्या सच में गोदो आएंगे। क्या ये जो दोनों बॉयज हैं, दीदी एंड गोगो, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, ये दोनों सच बोल रहे हैं या ये लोग ब्लफ कर रहे हैं, इन लोगों की बात में कितनी सच्चाई है। ये सारी चीजों को, ये फाइनल जो बॉय मैसेंजर बॉय का अपीयरेंस है, ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। एंड जैसे ही ये बॉय आता है और ये मैसेज हमें देता है, तो हमारे अंदर एक मोनोटोनस साइकिल ऑफ नथिंगनेस का रिपीटेशन हो जाता है। हम वापस कंटिन्यू करते हैं सोचने में कि अब ये लोग क्या करेंगे और अब क्या होगा। अब हमें पता है कि इन लोगों के डायलॉग्स क्या रहते हैं, इन लोग क्या बातें करते हैं। सो ये सारी चीजों को का रिपीटेशन होने वाला है। इन एक्ट टू वी फाइंड दैट टाइम पासेस बट नथिंग चेंजेस। हमें कैसे पता चल रहा है कि टाइम पास हुआ है? बिकॉज हम फाइनली देखते हैं कि ये जो ट्री उनके पीछे है उसमें अब लीव्स आ चुके हैं। एंड एज यू नो कि ओवरनाइट लीव्स नहीं ग्रो हो सकते, लीव्स को लीव्स में ग्रोथ आने में टाइम लगता है। और यहाँ पे जैसे ही इस ट्री में लीव्स आ चुके हैं, तो ये हमको बता रहा है कि कैसे टाइम का जो है वो पैसेज हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वेटिंग का जो थीम है वो अनएल्टर्ड है, मतलब कि वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। इन एक्ट टू वी फाइंड डीके ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि हम देखते हैं कि पोजो और लकी वापस आते हैं। पोजो जो है वो ट्रेजिकली ब्लाइंड हो जाता है इस बार, और इसीलिए अब वो लकी पे पूरा डिपेंडेंट होता है। पोजो और लकी जैसे ही वापस एंटर करते हैं, तब हम देखते हैं कि वो लोग व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को देख करके कितने ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। पोजो इज सो हैप्पी टू द एक्सटेंट कि वो वहां पे जाके उनसे गले मिलने की भी कोशिश करता है। वो तीनों काफी एक केओटिक पजल में उन लोग डूब जाते हैं, वो लोग खड़े नहीं हो पाते, वो लोग तीनों बैठे रह जाते हैं। दैट हैपेंस। जैसे ही हमें ये पता चलता है दैट पोजो हैज बिकम ब्लाइंड, दिस टेल्स अस कि लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हमारी लाइफ में जो भी अच्छाइयां हैं या चाहे हमारा जो भी अचीवमेंट है, वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। हम चाहे कोई भी अचीवमेंट कर लें, अभी हमने देखा था कि पोजो के पास ज्यादा अचीवमेंट नहीं था सिवाय वेल्थ के, क्योंकि उसके पास पैसा था, इसीलिए उसने लकी को अपना स्लेव बना के रखा हुआ था। हमने देखा था कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था। दैट इज वाई वी ऑल्सो फाइंड पोजो ईटिंग अ पिज्जा अलोन। वो वहां पे लकी को कमांड देता है कि तुम मेरे लिए स्टूल लेके आओ, तो लकी उसके लिए स्टूल अरेंज करता है, तो वहां पे वो बैठ करके पिज्जा खाता है। और जो चिकन पिज्जा खाने के बाद जो उसके बोन्स होते हैं, वो उसको एस्ट्रागोन उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ये बोन्स दे दो, तो वो उसको बोन्स दिया होता है। सो वी फाइंड कि यहाँ पे पोजो जो है वो एक्ट वन में बहुत ज्यादा पावरफुल था, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ बॉडी एंड फिजिकली वो बहुत ज्यादा फिट था। बट यहाँ पे जैसे ही वो ब्लाइंड हो जाता है, तो वी फाइंड कि कैसे कितना ज्यादा वो अचानक से डिपेंडेंट हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस हाईलाइट्स अस कि हमारे पास चाहे सक्सेस कितनी भी बड़ी हो, वी शुड ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ, हमको हमेशा हम्बल होना चाहिए। वी ऑल्सो फाइंड मेमोरी फेलियर, क्योंकि यहाँ पे वापस से एक्ट के एंड में सेम बॉय रिटर्न आता है, और जैसे ही ये लोग उससे कंसल्ट करते हैं कि तुमने कल भी बोला था कि गोदो आ जाएंगे, सो ही कंप्लीटली डिनाइज। वो बोलता है कि नहीं, मैं आया ही नहीं था। एंड दैट मेक्स व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन
टू क्वेश्चन कि वेदर ये बॉय आया था या नहीं आया था. सो दैट इज वाई वी फाइंड देर इज मेमोरी फेलियर and there is uncertainty surrounding Godot. Who is Godot and why is he not coming? Is he actually a character? क्या ये व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन का क्रिएटेड कॉन्सेप्ट है या क्या है? ये सारी चीजों को हमें सोचने पे ये डायलॉग्स मजबूर करते हैं. We find the cycle of inertia where we find Vladimir and Estragon who consider suicide as an escape but are ultimately paralyzed by their ingrained inertia, unable to break free from their repetitive existence. मतलब कि ये लोग सुसाइड करना चाहते हैं. हम लोग ये चीज को बार बार देखते हैं जब वो बोलते हैं कि जब व्लादिमीर रिमाइंड करता है दैट दे आर वेटिंग फॉर गोदो, देन एस्ट्रागॉन सजेस्ट कि जब तक गोदो नहीं आ रहे हैं तब तक के हम लोग क्यों ना इस ट्री में हैंग कर लेते हैं अपने आप को, क्यों ना हम इस पेड़ में लटक जाएं मींस बेसिकली सुसाइड करना. सो अगेन व्लादिमीर रिमाइंड्स हिम दैट नो, वी आर वेटिंग फॉर गोदो, वी आर हैविंग अ पर्पस, हम एक पर्पस से यहाँ पे हैं. सो मूविंग अहेड, लेट अस डिकोड मेजर डायलॉग्स हियर. एंडलेस एंटिसिपेशन का जो यहाँ पे थीम है, इस थीम के अंडर आप ये सारे डायलॉग्स देख सकते हैं जो हमको इस थीम को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं. जैसे ही प्ले बिगिन होता है तब ये डायलॉग आता है, नथिंग टू बी डन. दिस टेल्स अस कि एक ह्यूमन लाइफ के पास वाकई में कुछ खास मेजर नहीं होता है करने को. हम जो इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, नहीं नहीं हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इज दैट रियली इंपॉर्टेंट? दैट्स नॉट सो डिपेंडेंट अपॉन यू. अगर आप उस टास्क को नहीं करोगे, अगर वो टास्क नहीं होगा, इवन देन थिंग्स विल रोल डाउन. आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है. दैट इज व्हाट दिस लाइन सजेस्ट्स अस. Vladimir, we find Vladimir repeating this line again and again. So there you are again. This tells us, this highlights us that every single time हम एक टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, वापस से सेम टास्क करने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप स्कूलिंग, जब आपने पूरा 12th तक का आपने स्कूलिंग किया है, आप फर्स्ट क्लास पढ़ लिए, वापस फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आएगा, वापस आप सेम एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, सेकंड क्लास पास करेंगे, वापस फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आएगा, वापस आप एग्जाम देंगे, वापस आप थर्ड क्लास पास करेंगे. तो कंटिन्यूअसली देयर यू आर अगेन ऑन लेवल 0. यू आर रिपीटिंग व्हाट यू आर डूइंग होल योर लाइफ. We find Estragon saying, and if he doesn't come, Vladimir says, we'll come back tomorrow. That suggests us that how free we are, how purposeless we are. Estragon is asking him, अगर गोदो नहीं आए तो हम क्या करेंगे? तो व्लादिमीर कहते हैं कि अगर वो आज नहीं आए तो कल हम फिर आएंगे. So that is how human nature is. अगर हम कोई चीज में अनसक्सेसफुल होते हैं, हम वापस सेम चीज बिगिन करते हैं. ऐसा नहीं कि हम कुछ उससे बढ़कर कुछ करें, कुछ एक्स्ट्रा कर लें. नो, बट वी बिगिन विद द सेम थिंग, द सेम कॉन्सेप्ट. Estragon says, I had a dream, and Vladimir says that, don't tell me. ये दोनों एक्ट में रिपीट हुई है. फर्स्ट एक्ट में भी एस्ट्रागॉन शॉर्ट स्लीप हो जाता है, वो छोटा सा एक नैप लेता है और उठने के बाद में वो बताता है कि उसने एक ड्रीम देखा, और व्लादिमीर उसके ड्रीम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है. सो वी फाइंड दिस दैट हमारी लाइफ में जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उससे हम कितना ज्यादा कंसर्न होते हैं, लेकिन सामने वाला उस इवेंट को उतना ज्यादा रिजॉइस नहीं कर पाता है, वो सेम पेस में नहीं फील कर पाता है. हम जिस ड्रीम से जितना ज्यादा फुलफिलमेंट फील कर सकते हैं, वो सामने वाला उतना ज्यादा नहीं फील कर पाता है. Vladimir also says this important line, you want to get rid of him. ये लाइन 5 times कंटिन्यूअसली रिपीट होती है. कब? जब पोजो और लकी का कॉन्वर्जेशन होता है, जब ये लोग एंटर करते हैं, तब पोजो कहता है दैट ही इज फेड अप, ही इज टायर्ड. ही सेज दैट आई कांट कैरी दिस बर्डन. एंड व्हेन ही सेज, पोजो, सी पोजो जो है वही लकी के ऊपर रूल कर रहा है और वो उसको स्लेव बना के रखा हुआ है, और पोजो खुद ही बोल रहा है कि नहीं, आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, आई एम वेरी टायर्ड. सो जब जब वो बोलता है आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, तब व्लादिमीर उससे पूछता है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, क्या तुम उसे छोड़ना चाहते हो? तो वो कभी भी यस या नो में, वन स्टेटमेंट में फाइनल जवाब नहीं देता है. वो डायलॉग्स में कुछ ना कुछ कन्वे करता है, बट वो वन स्टेटमेंट जवाब कभी भी नहीं देता है. सो वी फाइंड दिस कि हम बहुत सारे सवालों में उलझे होते हैं, जिसका अगर हमसे कोई आके जवाब पूछ लिया जाए, अगर कोई हमसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम्हें अभी सॉल्यूशन ग्रांट हो जाएगा, तो शायद हमारे खुद के पास हमारे ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं होंगे.
मूविंग अहेड, एग्जिस्टेंशियल डायलॉग्स यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जैसे व्लादिमीर का एक लाइन है, नो वन एवर सफर्स बट यू, मतलब आपके बिहाफ में कोई और सफर नहीं करेगा, जो सफरिंग आपके हिस्से में है वो आप ही को करनी पड़ेगी। Vladimir also says this line, blaming on his boots the faults of his feet. So we find कि ये भले ही एक वर्क है एब्सर्डिस्ट ड्रामा का, बट इसमें कितना डेप्थ है एक एक डायलॉग में, जहाँ पे वी फाइंड कि इसकी फिलोसॉफी जो है वो काफी एनरिच्ड है मीनिंग से। व्लादिमीर का एक सिंपल सा ये लाइन जो है, जहाँ पे वो बोल रहा है, जब हम देखते हैं कि एस्ट्रागॉन बार बार अपने बूट्स में फंसा हुआ है, वो अपने पैर के बारे में बता रहा होता है, तो व्लादिमीर कहता है कि बूट का फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट किसका है, फीट का। और हम क्या करते हैं कि हम अपने, मतलब कि एक फीट जो है वो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के फॉल्ट को, मतलब हम अपने फॉल्ट को एक नॉन लिविंग थिंग में ट्रांसफर करके बोल देते हैं कि ये इसकी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, हम खुद शायद टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं होंगे, हम चीजों को सेटअप नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में अपने ऑनलाइन सेशन में हम बोल देंगे नेटवर्क एरर था। नेटवर्क का कोई एरर नहीं होता है, इंटरनेट बराबर चल रहा होता है, हम इंस्टाग्राम वगैरह चला लेते हैं, लेकिन ये हमारा फॉल्ट है कि हमको पढ़ने में मन नहीं था, इसीलिए हमने क्या बहाना दे दिया कि नेटवर्क का इशू था, इसीलिए हम क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाए। Then we find Estragon saying, repented what on being born। काफी डीप लाइन है ये, जहां पे हम देख रहे हैं कि ये एग्जिस्टेंस के ऊपर में ये लाइन आता है, बर्थ के बारे में वो बोल रहा है कि किस चीज का हमें रिग्रेट होना चाहिए। जब व्लादिमीर उससे बात कर रहा होता है, कॉन्वर्जेशन कर रहा होता है, दैट ही इज रिपेंटिंग, जब हम गोदो से मिलेंगे तब हम रिपेंट करेंगे, तो वो बोलता है किस चीज का रिपेंट करेंगे, क्या हम अपने बर्थ का रिपेंट करेंगे कि क्यों हम ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे बर्थ लिए हैं। Vladimir says, I am curious to hear what he has to offer, then we'll take it or leave it. So we also find कि यहाँ पे existence के बारे में ये यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम से ये लोग गोदो का वेट कर रहे हैं विदाउट अ पर्पस। इनको खुद को पता नहीं है कि गोदो जब आएंगे तो ये लोग क्यों उनका वेट कर रहे हैं, क्या पर्पस है इनके वेट करने का, क्या गोदो जब आएंगे तो फिर क्या होगा, what is the next thing, ये इनको खुद को नहीं पता है। That is why he says that Vladimir only says that वो सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता है कि गोदो आएंगे तो वो क्या इनको ऑफर करेंगे, और उसके बाद इनके ऊपर है ये शायद उसे ले लें या फिर उसे लीव कर दें, मतलब उसको वहां पे छोड़ दें। We find the dialogue of Pozo where he says, perhaps you didn't speak, इट्स ऑफ नो इम्पोर्टेंस। मतलब कि हम ये चीज को देखते हैं कि कैसे एक इंसान ना अपने ही बातों को सुनना चाहता है, अपने ही बातों में काफी ज्यादा मीनिंग ढूंढता है, वो किसी और की बातों को इग्नोर कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे पोजो के इस लाइन में हमको इग्नोरेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे वो बोल रहा है कि तुमने जो भी बोला ये मेरे लिए इम्पोर्टेंस होल्ड नहीं करता है। वी ऑल्सो फाइंड द थीम ऑफ फ्यूटिलिटी। इस वर्क में आपको बहुत ज्यादा फ्यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, मीनिंगलेसनेस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जैसे जब हम देखते हैं कि एस्ट्रागॉन बोलता है आई एम गोइंग एंड ही डज नॉट मूव, वो हर बार बोलता है कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन वो कभी भी नहीं जाता है, वो वहां पे ही रहता है व्लादिमीर का साथ देते हुए। एस्ट्रागॉन ऑल्सो सेज दिस लाइन, वॉट डिड वी डू येस्टरडे। इससे हमको समझ में आता है कि कैसे चीजें रिपीट होते रहती हैं, हमें याद भी नहीं होता है कि हमने कल क्या किया था या पहले क्या किया था, जब तक कि कोई अदर मूवमेंट या अदर एक्टिविटी आके हमको स्ट्रक ना करे या उस पास्ट की एक्टिविटी के बारे में याद ना दिलाए। We find the line of Pozo where he says he can't think without his hat, मतलब कि हमको कैसे यहाँ पे पोजो जो है वो लकी के बारे में बता रहा होता है कि लकी कैसे अपने हैट के बिना नहीं सोच सकता। सो हाउ वी आर एसोसिएटेड विथ मटेरियल सो मच, हम लोग इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हैट है, तो भी हम सोचने के लिए भी उस हैट पे डिपेंडेंट है। सो मटेरियलिस्टिक वी आर, that is what it proves us. And let us continue with the major dialogues. Talking about the philosophies that is mentioned in the play, we find Vladimir saying, after having sucked all the good out of him, you chuck him away like a banana skin. He could have referred to anything other than banana skin, but he referred to banana skin because it is an absurd work. वो absurd है, ये आपको एहसास दिलाने के लिए उन्होंने बनाना को ही स्पेशली पिक किया है, कोई भी एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट को इन्होंने पिक नहीं किया है। उन्होंने ये बात को बताया है कि यहाँ पे व्लादिमीर कह रहा होता है कि कैसे पोजो जो है वो
सारा गुडनेस लकी से लेने के बाद उसको कैसे बिल्कुल थ्रो कर देता है, जस्ट लाइक अ बनाना स्किन। जैसे कि हम बनाना को खा लेते हैं लेकिन उसके स्किन को कभी भी नहीं रखते हैं, उसको कभी सहेज के हम नहीं रखते हैं, और बनाना को भी सिर्फ तब तक रखते हैं जब तक कि उसमें फ्रूट है। जब वो फ्रूट को हमने खा लिया तो हम हमारे लिए वो बनाना स्किन कभी भी यूजफुल नहीं होता, इसलिए हम इसे थ्रो कर देते हैं। दैट इज हाउ पोजो इज ट्रीटिंग लकी। पोजो सेज द टीयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कि टीयर्स जो है वो बराबर मात्रा में है, मतलब दुख जो है वो बराबर मात्रा में है इस अर्थ में। दुख कभी ऊपर नहीं बढ़ सकता। वो बोलता है कि कभी भी दुख जो है ना, फॉर ईच वन हु बिगिंस टू वीप, मतलब एक जगह पे अगर कोई एक पर्सन रोना स्टार्ट करता है तो दूसरे जगह में कोई और शांत भी हो जाता है। Then we find Pozo saying, "I am going mad. I can't bear it." You remember जब मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया था कि कैसे व्लादिमीर पूछता है उसे, "You want to get rid of him?" उसके जस्ट पहले का डायलॉग ये है, "I am going mad. I can't bear it." Then Vladimir says, "You want to get rid of him," but he doesn't reply in yes or no. We find Estragon saying, "I am unhappy." When Vladimir then asks, "Not really? Since when?" Then Estragon says, "I'd forgotten." आपको अपनी लाइफ में पता ही नहीं होता है कि आप कितने टाइम से, कितने लंबे टाइम से आप अनहैप्पी हो। आपके पास अनहैप्पीनेस के बहुत सारे रीजन होते हैं, वैसे ही हैप्पीनेस के भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बट आप क्या करते हैं कि आप अनहैप्पीनेस को बार बार इधर उधर बताते हैं, रीशेयर करते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर पूछा जाए कि आप कब से इस दुख, इस पीड़ा को आप झेल रहे हो, तो आपके पास एक डेफिनाइट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। यू वुड ऑल्सो से जस्ट लाइक एस्ट्रागॉन दैट यू हैव फॉरगॉटन। So by this, dear students, you will find a lot of similarity between the thought of Estragon and yourself, between the life and philosophies of Vladimir and yourself. तो ये जो similarities हैं आपके लाइफ में इन कैरेक्टर्स से, दैट इज द मेटाथिएट्रिकल एलिमेंट जो सैमुअल बेकेट यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते थे, कि कैसे हमारी लाइफ जो है वो भी एक एब्सर्ड लाइफ है, जहां पे हम एक मीनिंगलेस पर्पसलेस सा लाइफ लीड कर रहे हैं। Boy says, "Mr. Godo told me to tell you he won't come this evening but surely tomorrow." इसमें भी बहुत बड़ी फिलोसॉफी है कि गॉड नेवर शोज हिमसेल्फ टू अस। यहाँ पे गोदो जो है, he may be God, he may be death, he may be any character, he may be whatever a reader may think. ये क्वेश्चन कि गोदो कौन है, ये राइटर ने रीडर पे और ऑडियंस पे प्योरली छोड़ दिया है। It keeps us wondering whether Godot will come tomorrow or not, whether Godot will ever come. ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाता है, क्योंकि हम दोनों एक्ट में सेम चीज को देखते हैं कि गोदो फर्स्ट एक्ट में भी नहीं आते, सेकंड एक्ट के भी एंड में नहीं आते। देन वी हैव द मेजर थीम ऑफ डार्क ह्यूमर। यहाँ पे डार्क ह्यूमर हमको देखने को मिलता है। डार्क ह्यूमर इज व्हेन, जब बहुत सेंसिटिव टॉक जैसे कि डेथ, एब्यूज, या कोई भी ऐसी बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीजों के बारे में हम काफी कैजुअली कहते हैं, उसे हम कहते हैं डार्क ह्यूमर। यहाँ पे व्लादिमीर का लाइन आता है, "आई थॉट यू वर गॉन फॉर एवर," दैट मीन्स ही इज रेफरिंग टू डेथ। वो एस्ट्रागॉन से इस लाइन को बोलता है, दैट आई थॉट यू वर गॉन फॉर एवर। We also find Vladimir's dialogue, "You would be nothing more than a little heap of bones at the present minute." Vladimir says that, third says that both of them abused him. मतलब कि यहाँ पे जब एस्ट्रागॉन स्ट्रगल कर रहा होता है, रिमेम्बरिंग कि उसने लास्ट नाइट कैसे स्पेंड किया था, देन ही सेज दैट, वन सेज दैट you were beaten, then he says, second says this and that, then he says, third says that both of them abused him. यहाँ पे एब्यूजिंग के बारे में वो काफी कैजुअली बात कर रहा है, काफी ऑर्डिनरी वे में बात कर रहा है, कितना सेंसिटिव बात है एब्यूज होना, और वो उसके बारे में इतने कैजुअली, इतने ओपनली बात कर रहा है। दैट इज डार्क ह्यूमर हियर। We find Estragon saying, "Where are the leaves?" Vladimir says, "It must be dead." जब हम फर्स्ट एक्ट में फाइंड करते हैं कि वो लोग दोनों एक लीफलेस ट्री के नीचे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तब ये डायलॉग होता है। We find Estragon saying, "We have lost our rights." Vladimir says, "We got rid of them." मतलब कि यहाँ पे वो अपने राइट्स के बारे में बात कर रहा है कि ये हमारा अधिकार है, और तब व्लादिमीर बोलता है कि हम उन राइट्स को खुद से ही छोड़ दिए हैं। If we talk about the themes, then
मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, हमने काफी बार इस चीज को देख लिया है कि कैसे मीनिंगलेसनेस हमको काफी प्राइमरी थीम यहाँ पे समझ में आता है। क्योटिक यूनिवर्स है ये, जहाँ पे ये वर्ल्ड जो है ये काफी कंफ्यूजन से भरा हुआ है। हर चीज हम समझते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। हम हर इंसान को समझते हैं, हम हमेशा सोचते हैं, हम हर पर्सन के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, थिंकिंग दैट दे वुड ऑल्सो डू द सेम, वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। लेकिन कल के दिन हमको पता चलता है थर्ड पर्सन से कि इस पर्सन ने हमारी कितनी चुगली करी है या बुराई करी है। सो दैट इज वाई वी विल फाइंड chaotic, मतलब काफी उलझा हुआ है ये यूनिवर्स। नेक्स्ट विल फाइंड होप एंड डेस्पेयर, मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमेशा ये लोग दोनों को बार बार इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है कि गोदो नहीं आए, लेकिन फिर भी ये लोग वेट कर रहे होते हैं। सो वी विल फाइंड कि इस डेस्पेयर में भी इनमें होप बाकी है। वी फाइंड कंपेनियनशिप एंड सफरिंग। कंपेनियनशिप एंड सफरिंग यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि कैसे व्लादिमीर जब भी बोलते हैं कि दे आर वेटिंग फॉर गोदो, एस्ट्रागोन चाहे कितने भी बार चाहे कि वो वहां से छोड़ के चले जाए, बट फिर भी वो उसे छोड़कर नहीं जाता है। So that is why we find companionship. Despite their profound suffering and the pervasive boredom, Vladimir and Estragon's fragile companionship provides a profound sense of dignity and shared purpose. ये दोनों का पर्पस सेम है, that they are both waiting for Godot. They are both waiting what has Godot to offer them. द कैरेक्टर्स एंड्योरिंग फिजिकल एंड इमोशनल पेन, दोनों टाइप का पेन हो रहा है इनको, फिजिकल भी और इमोशनल भी। ये पावरफुली रिफ्लेक्ट करता है इसके एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को, और जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के एरा में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग था। एब्यूसिव रिलेशनशिप जो है पोजो और लकी के बीच में, वो हमको पावर डायनेमिक्स दिखाता है, और इससे हमको डोमिनेंस, सब्जुगेशन और सोसाइटल क्रुएलिटी के थीम के बारे में पता चलता है। ये जो पूरा प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमारे सामने में लेके आता है कि ये जो वर्ल्ड है जो कि एक्चुअली में इतना ज्यादा मीनिंगलेस है, डिवॉइड ऑफ इनहेरेंट मीनिंग है, मतलब मीनिंगलेस है, क्या यहाँ पे एक ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन सच में एक रिडम्पशन, मतलब क्या हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है गॉड से, या एक सुपरफिशियल हम माने कि हमारा जो भी कनेक्शन है जिस पर्पस से हम इस धरती में आए हैं, क्या कभी भी वो पर्पस फुलफिल हो पाएगा? क्या ये मनुष्य के रूप में जो हमारा जन्म हुआ है, क्या उसका सच में कोई मकसद है, या हम सिर्फ आए हैं बस अपना एक यूजलेस सा लाइफ, एक मीनिंगलेस सा लाइफ जी करके, जैसे इतने साल से, इतने सदियों से लोग आए हैं और चले गए हैं इस धरती से, क्या हमारे साथ भी सेम होगा? तो ये सारे इनहेरेंट क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये बैरन रोड और लीफलेस ट्री भी आपको बहुत कुछ सिंबलाइज कर रहा होता है। ये लीफलेस ट्री और बैरन रोड आपका एक सिंबोलिज्म की तरह एक्ट करता है, जहां पे आपको डेसोलेशन के बारे में थीम देखने को मिलता है कि कैसे चीजें कभी ना कभी एक अंत में आती ही हैं। ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंबल ऑफ होप यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे उस ट्री में सेकेंड एक्ट में लीव्स आ गए, जिससे हमें भी होप आती है कि शायद हमारा भी कल के दिन नया जन्म हो। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ट्री है वो सेम प्लेस में है। हम देखते हैं कि कैसे ये जो कैरेक्टर्स हैं वो उसी ट्री के ही आसपास हैं, मतलब कि भले एक्ट चेंज हुआ बट लोकेशन चेंज नहीं हुआ, लोकेशन सेम रहा। उसके कारण हम देखते हैं कि वन प्लेस में ये लोग स्ट्रक हैं, अनेबल टू एडवांस और एस्केप देयर प्रेडिकमेंट, कि कैसे हम भी एक ह्यूमन लाइफ में स्टक हैं कि हम अच्छाई करें, बुराई करें, हम अच्छे रहें, हम बुरे रहें, हम भले रहें, हम कैसे भी रहें, पर हमारे पास एक जीवन है, एक ही जीवन है जिसमें हम हर कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इंटरनल वॉइड यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि अनचेंजिंग एनवायरनमेंट जो है ये काफी पावरफुल रिफ्लेक्शन है इस बात का कि कितना ज्यादा अकेलापन है, खालीपन है, इंटरनल वॉइड है यहाँ पे। वी फाइंड द कैरेक्टर्स ऑफ एस्ट्रागॉन एंड व्लादिमीर। एस्ट्रागॉन व्लादिमीर जो है वो काफी रैशनल ऑब्जर्वर है, उसको पता है कि वो यहाँ पे गोदो के लिए वेट कर रहे हैं, और उसके कुछ डायलॉग्स और उसके एक्शंस बेटर हैं एज कंपेयर टू एस्ट्रागॉन।
वी फाइंड व्लादिमीर एज अ बियरर ऑफ होप। उसको बार बार होप है कि गोदो कभी ना कभी आएंगे, और उनके अराइवल से इनका जो लाइफ है वो काफी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वी फाइंड व्लादिमीर एज रिस्पॉन्सिबल एंड लॉयल एज वेल, कि वो कितना ज्यादा केयर करता है एस्ट्रागॉन का, कि वो कितना उसके, फॉर एग्जाम्पल वन इंस्टेंस वेयर एस्ट्रागॉन स्लीप्स, वो छोटा सा एक नैप ले लेता है तो व्लादिमीर उसे उठा देता है ये कहते हुए कि विदाउट यू आई वॉज फीलिंग बोर्ड। वो बोर बोलता है कि वो बोर हो रहा था, लेकिन वो बोर नहीं हो रहा होता है एक्चुअली में, वो काफी वॉइड, काफी अकेला महसूस कर रहा होता है जब जिस पल के लिए ये नहीं रहता है। To talk about Estragon's कैरेक्टरिस्टिक्स, वी फाइंड हिज फिजिकल वल्नरेबिलिटी, कि कैसे वो फिजिकली कितना ज्यादा फ्रेजाइल है। वो हमेशा हंग्री फील करता है, वो हमेशा किसी ना किसी से पिटा हुआ होता है, वो हमेशा कभी ना कभी, कभी उसका पैर बूट में फंसा हुआ है, कभी उसको लकी किक कर देता है, कुछ ना कुछ उसके साथ फिजिकल प्रॉब्लम चलते ही रहता है। वी फाइंड एस्ट्रागॉन फॉरगेटफुल एंड इम्पल्सिव ऑल्सो, कि कैसे जब पोजो और लकी आते हैं उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो एस्ट्रागॉन भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो भी 10 बातें सुनाने लग जाता है। वो क्यों सुना रहा है, उसका क्या अधिकार बनता है, बट फिर भी नहीं, उसको सुनाना होता है। वी फाइंड द प्रीमियल सेल्फ, वी फाइंड एस्ट्रागॉन दैट ही इज एम्बॉडिंग द रॉ नेचर, कि एक्चुअली में अगर आप देखो, आप इस प्ले को इस एक और एंगल से समझ सकते हो कि ये हमारा व्लादिमीर जो है ये हमारा बाहर का अपीयरेंस है, कि कैसे हम बाहर में काफी ज्यादा रैशनल ऑब्जर्वर की तरह, बियरर ऑफ होप की तरह, रिस्पॉन्सिबल, लॉयल, हम्बल, गुड सिटीजन की तरह खुद को दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। कि कैसे हमारे इंटरनल थॉट्स जो हैं वो आप बोल सकते हो वो एस्ट्रागॉन के कैरेक्टर में, आपके खुद के पर्सनैलिटी के अंदर भी आपको मिलेंगे। Moving ahead to the character analysis of Lucky, Pozo, and the boy and the Godo, we find Pozo who is a master, जो कि काफी बोम्बास्टिक मास्टर है। वो काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और काफी ज्यादा ब्लैब करता है, वो काफी ज्यादा अपने रिचनेस का शो ऑफ करता है। जब जब ओजो ब्लाइंड हो जाता है फाइनल एक्ट में, एक्ट 2 में, वो हमको सिंबलाइज करता है डीके ऑफ अथॉरिटी एंड डिक्लाइन इनटू वल्नरेबिलिटी, मतलब कि कैसे कि जब अब उसकी नीड हो गई तब वो कितना वल्नरेबल हो गया, कितना डाउन टू अर्थ हो गया। वी फाइंड लकी हु इज एनस्लेव्ड, जो कि एक सब्जुगेटेड स्लेव है, और उसका जो म्यूटनेस है, एक्ट 1 में वो बिल्कुल पूरा शांत रहता है, और उसका ये जो म्यूटनेस है ये क्यों आया है, उसके प्रोफाउंड सफरिंग, मतलब इतने साल की सफरिंग का ये रिजल्ट है कि वो अब आवाज ही उठाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो कहाँ कहाँ उसकी आवाज की सुनवाई हो रही है कि वो आवाज उठाए अपने हक के लिए। इस इससे हमें पता चलता है कि कैसे लॉस ऑफ इंडिविजुअल वॉइस हो जाता है और अल्टीमेट डीह्यूमनाइजेशन हो जाता है, कि कैसे एक ह्यूमन कितना ज्यादा सफर कर रहा होता है, एंड नो बडी कैन एक्चुअली सेव हिम फ्रॉम दैट सफरिंग। वी फाइंड द बॉय, ये एक मिस्टीरियस मैसेंजर है जो कि काफी इनकंसिस्टेंट रिपोर्ट लेके आ रहा है। फर्स्ट एक्ट में भी वो सेम बात बोलता है कि गोदो कल आएंगे, सेकंड एक्ट में भी वो सेम बात बोलता है कि गोदो कल आएंगे, लेकिन वो फर्स्ट एक्ट में आया था इस बात से कंप्लीटली डिनाई कर लेता है, जो कि हमको ये काफी सोचने पे मजबूर कर देता है, सिर्फ बॉय के नहीं लेकिन गोदो के भी नेचर के बारे में, कि एक्चुअली में गोदो है या नहीं। गोदो जो है वो अनसीन कैरेक्टर हैं, वो कभी अपीयर नहीं करते हैं, और इसीलिए वो एक एनिग्मा है, सिंबल है, जो कि इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन है। हम ये हमारी सोच के ऊपर है कि गोदो क्या है एक्चुअली। अगर आप सोचो तो वो डेथ भी हो सकते हैं, कि डेथ जो है उसके बारे में हमको हमेशा एक इंडिकेशन आता है कि आज हम जिंदा हैं, शायद कल के दिन कभी मर जाएंगे। फिर हमको जिंदगी हर बार मौका दे देती है कि नहीं, आज हम सेफ हैं, आज एक ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बच गया, मतलब अभी हम जिंदा हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे थे, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगते लगते बस बच गया, आपको कुछ नहीं हुआ, आज आप बच गए। तो शायद ये जो मैसेंजर बॉय है, ये वो इंसिडेंट्स हैं जो आपको रियलाइज कराते हैं कि ये डेथ जो है वो आपका प्रोलॉन्ग्ड है। या आप मान सकते हैं कि गोदो जो है वो गॉड भी है। लेकिन फिर आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि बॉय जो है ये व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन के कॉन्वर्जेशन में बताता है कि कैसे उसका भाई भी एक शेफर्ड है, ये भी एक शेफर्ड है, उसके भाई को गोदो मारता है बट इसे नहीं मारता है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों,
अगर वो गॉड है, दोनों शेफर्ड हैं दोनों भाई, तो उसके बड़े भाई को मार पड़ती है, इसको नहीं पड़ती है, ऐसा क्यों? और अगर वो गॉड है तो वो बड़े भाई को क्यों पनिश कर रहे हैं? कोई रीजन आपको नहीं देखने को मिलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली बाइबल के रेफरेंस से है। ये ओल्ड टेस्टामेंट से लिया हुआ स्टोरी है, जहाँ पे गॉड जो है वो पनिश करते हैं। दो दो भाई होते हैं, एबल और केन। उनमें से वो एबल को पनिश नहीं करते हैं, उसके एफर्ट्स को काफी ज्यादा प्रेज करते हैं। तो शायद वहां से ये स्टोरी का इंस्पिरेशन है, ऐसा हम मान सकते हैं। In the conclusion, we will see absurdity and pathos in this work, कि कितना ज्यादा यहाँ पे डीप पैथोस आपको देखने को मिलता है, कि कैसे इस वर्क में एब्सर्डिटी, ह्यूमर और ये सब चीजों का एक ब्लेंड है। होप एंड डिस्पेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओपन एंडेड रिफ्लेक्शन है, मतलब ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप समझिए कि ये गोदो आएंगे या नहीं आएंगे, या एक्ट 3 बिगिन होगा, वापस सेम सेटिंग में बिगिन होगा, क्या होगा। और व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन की लाइफ एक कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंची है, ये लोग फिर वहीं वेट करते हैं या ये लोग चले जाते हैं, और इनकी लाइफ में क्या है, ये सब ओपन एंडेड रिफ्लेक्शन है। ये कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप क्या सोचते हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इट इज अ मेडिटेशन ऑन वेटिंग, कि कैसे वेटिंग जो है ये एक टाइमलेस थिंग है। आप नहीं कह सकते कि आपका वेट कब तक का होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप वेट करेंगे कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम निकल जाए, तो उसके बाद आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आ जाए। बट हैप्पीनेस तो बीच में भी आ रहा है, काफी सारी चीजों में। आप कुछ अच्छा खा रहे हो, आप अपने पसंद का ब्राउनी खा रहे हो, तो भी आपको हैप्पीनेस मिल रही है, बट आप उसको रिजॉइस नहीं कर पा रहे हो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो वी कैन नेवर से कि वेटिंग का एक फुल स्टॉप पॉइंट कहाँ है, और उस वेटिंग के बीच में, इस प्रोसेस में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, इस चीज के बारे में हम डिनाई नहीं कर सकते। दैट इज वाई वी फाइंड दैट इट इज अ प्रोफाउंड मेडिटेशन ऑन द एक्ट ऑफ वेटिंग फॉर अ हायर पावर, फॉर पर्पस, और सिंपली फॉर लाइफ इटसेल्फ टू अनफोल्ड। ठीक है, तो ये जो है, ये वेटिंग जो है, ये हम करते हैं अपने लाइफ के पर्पस के लिए, कि हमारे लाइफ का एग्जैक्टली पर्पस क्या है। हम अपने से इसका जो पर्पस सोचते हैं कि हमारे, फॉर एग्जांपल आप सोचेंगे कि आपके लाइफ का पर्पस है कि आप इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएं, आप एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लें इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन क्या पता आपका जो पर्पस है वो शायद और हायर हो। क्या पता आप कुछ बढ़िया वर्क लिख लो और आप नोबेल लॉरिएट बन जाओ, आप कुछ बढ़िया लिख लो और आप साहित्य अकेडमी विन कर जाओ। So you'd never know what is your purpose until and unless life unfolds it for you. So with this, I would like to end the session, dear students. I hope you have now detailed, in a very detailed manner, you have understood waiting for Godot. And if you have, then please subscribe to the channel and comment down कि आपको next कौन सा work देखना है. Thank you so much for staying to the end of the video.